अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने एक बड़ा दावा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि अगले 48 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अपोजिशन दावा कर रही है कि वो हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाए बगैर भी तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम हैं। अगले 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में है। तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर हो रहा है। कानूनी टीम राब्ते में है और सारे उमूर को देखा जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इस बार कामयाबी यकीनी है। इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने इनफरादी तौर पर राब्ता किया तो इदारे ने इसका नोटिस लिया। अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। हमारे पास तहरीक की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे हैं। अंपायर बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। हमने अंपायर से कोई सपोर्ट नहीं लेनी, हमने अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कराना थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि नई हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक अभी कोई बातचीत नहीं हुई। जब वो मरहला आएगा तो उस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। हमारा फोकस है कि खिज़ा जाए, बहार आए या ना आए। इन्हीं हालात में वज़ीर आज़म की क़ाफ लीग की क़यादत से मुलाकात भी मौजूए बहस बनी हुई है। मुलाकात में मौजूद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म से कहा था कि क़ाफ लीग हुकूमत के साथ थी, है और रहेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है, लेकिन क़ाफ लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने दावा कर दिया है कि अभी अदम एतमाद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही वज़ीर आज़म से इस बारे में चौधरी बिरादरान ने कोई बात की थी, ना ही कोई ऐसा दावा किया था जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मगर फिर भी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो अपने दावे पर कायम हैं। आज़म साहब आज तशरीफ लाए थे। पहले इधर उधर की गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने अपने रशिया के ट्रिप के बारे में बताया कि वो इत्तेमाद में लिया कि ये हुआ और उसके बाद अदम इत्तेमाद के ऊपर कोई बात नहीं। अच्छा, बिल्कुल कतन कोई बात नहीं हुई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ। आज भी हमारी बात हुई है, कल भी यही बात हुई थी। पॉलिटिक्स में जो बात हो रही थी वो था कि जो इत्तेहादी है वो इत्तेहादी रहेंगे और मोहम्मद साहब ने तो बात पब्लिकली की है बाद में, और जो बात मोहम्मद साहब ने बाहर की है वही बात जो शुजात साहब ने, परवेज साहब ने। तो आप अभी भी इस बात पर कायम है कि आपको ये कहा गया कि हम इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे? बिल्कुल। के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी कल दावा किया कि चौधरी बिरादरान ने शहबाज शरीफ से तो कुछ और बात की थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल हमारे प्रोग्राम में इस बात की भी तस्दीक की थी कि वज़ीर आज़म अब MQM और GDA से भी मिलेंगे और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कह दिया है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों में से जो पाकिस्तान के साथ होगा उसका साथ देंगे। दोनों में से देखना है, जो पाकिस्तान के साथ होगा। क्या लगता है इमरान खान साहब पाकिस्तान है? तो फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं, हमने कहा पाकिस्तान का साथ देंगे मौजूदा सूरत हाल में। हमारे साथ उनकी के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। तारिक बशीर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। क़ाफ लीग का मौक़िफ़ उनसे भी मालूम करेंगे। राना साहब, पहले आपसे, मौलाना ने तो बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, फैसला हो गया आप लोगों का? 2 दिन के अंदर अंदर ये बड़ी खबर आ रही है कि आप तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं, इजलास की रिक्विजिशन करने जा रहे हैं। देखें, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि इस पूरे मामले में अलग-अलग कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जो JJIF ने पूरी करनी थी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के ज़ुम्मे भी कुछ मामला थे और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा मामला जो है पंजाब के हवाले से वो PMLN के ज़ुम्मे था। तो हमने तो अपना होमवर्क जो है वो कुछ दिन पहले मुकम्मल करके तो हमने रिपोर्ट कर दिया था। अब ये फ़ैसला कि अदम एतमाद की तहरीक कब पेश होगी और किस तरह से पेश होगी, पहले स्पीकर या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश होगी, तो ये फ़ैसला जो है ये क्योंकि जो मुत्तहिदा अपोजिशन की यानी लीडरशिप है, जो सरबराह हैं जिनमें यकीनन जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद हैं, तो ये फ़ैसला तो उस लेवल पे होना है। अगर उस लेवल पे कोई फ़ैसला हुआ है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर मौलाना साहब फरमा रहे हैं तो हो सकता है कि इस मामले में कोई जो है वो बात हुई हो। मतलब अभी क्योंकि मेरी दानिश में शायद इसमें कुछ थोड़ा वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि अभी आप इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में भी जा रहे हैं। ये अचानक इजलास है या तयशुदा इजलास है जो रात के पहर हो रहा है? नहीं, ये हमारे इजलास जो है ये तयशुदा हैं और इस बारे में इससे पहले भी हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन की जो है वो मुशावरत
होती रही है और वो आइंदा दिनों में भी जो है होती रहेगी। तो ये रूटीन के अजलास हैं। सब आपके जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं उससे नज़र आता है, आपने कहा कि कुछ हमने डिलीवर करना था, कुछ पीपल्स पार्टी और JUIF ने कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपको, आपने कह दिया कि आपने उनसे कमिट कर लिया है टिकट्स के हवाले से, तो ये आपने डिलीवर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया है? देखें, पीपल्स पार्टी के ज़ुम्मे जो था वो उन्होंने डिलीवर करना है। इसी तरह से JUIF के ज़ुम्मे जो था ये, क्योंकि जो एक मुत्तहिदा अपोजिशन की मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था इब्तदाई तौर पे कि मौजूदा जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जाए, तो उसमें फिर सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद जो अहदाफ सेट हुए थे तो उसमें जो हमारे ज़ुम्मे था वो हमने करना था, बाकी जिन जिन के ज़ुम्मे था यकीनन उन्होंने भी किया होगा। तो काफ लीग को किसने डिलीवर करना था? देखें, ये क्यू लीग के साथ तो आपको पता ही है कि सबसे पहले मुलाकात जो है वो जरदारी साहब की हुई थी, उसके बाद फिर रास्ता हमवार हुआ, फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी गए थे, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं। और क्यू लीग से जो बात हुई है, जो जहाँ तक हमारे इल्म में है, वो तो बड़ी पॉजिटिव हुई है और उसके मुताबिक जो है वो बात आगे बढ़ रही है। जो दूसरे अलाइज़ हैं, क्योंकि ये 3 बड़े अलाइज़ हैं, क्यू लीग के पास 5 वोट हैं और BAP जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान उनके पास भी 5 हैं, MQM के पास 7 हैं। तो इन तीनों के साथ जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप की जो है वो मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें से कुछ के मुतल्लिक़ आपको इल्म है, बाकियों के मुतल्लिक़ आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। तो उसमें जो है वो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। वक्त आने पे जो है ये MQM की बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि वक्त से पहले मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जो है वो वाशगाफ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें मीडिया पर आ गई, सबके इल्म में है, आप कह रहे हैं कुछ के बारे में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, कुछ इल्म में नहीं है, बट MQM की कोई पोजीशन नहीं है उसके बारे में आपको इल्म नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अभी क्या बहादुराबाद आएंगे, उसके बाद मनाएंगे, फिर मामला बनेगा? नहीं, इस बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो नहीं आ सकते बहादुराबाद अगर जाना पड़ा। इससे पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब गए थे, तो अगर जाना पड़े तो कोई वहाँ पे जाने की कोई ममानत नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो मेरे इल्म में नहीं है। सब तो इस वक्त आप कह रहे हैं कि हमने अपना होमवर्क करके दे दिया है, टिकट्स वगैरह की गारंटी की बात आप पहले कर चुके हैं, जरदारी साहब पहले मिले थे काफ लीग से, मगर काफ लीग ने तो कोई गारंटी अभी तक नहीं दी है। और सुनने में आया कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें दावत दी थी मुलाकात की कि वो खाने पर आए, मगर परवेज़ इलाही साहब ने जवाब भी नहीं दिया इसका। तो फिर वहाँ से तो आप लोगों के लिए भी ना ही है ना? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, ये मामला जो है जो इत्तेहादी हैं, ये हमारे वज़रा जो हैं, इनकी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें कि किस तरह से जो है ये यानी बेतुकी बातें करते हैं, और इनको या तो इल्म नहीं है तो या ये जो है वो लोगों को दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मामला ये है कि इत्तेहादी जो हैं वो अब इस वक्त ना वो हाँ की पोजीशन में है ना की पोजीशन में है, दरमियान में है। तो ये हुकूमती दावे किधर गए फिर? हुकूमती दावे जो इन्होंने कल जब मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की चौधरी साहबान के साथ, उसके बाद फवाद चौधरी साहब और उनके डिपार्टमेंट ने जो स्टिकर चलवाए हैं कह के चैनल्स के ऊपर, उसके बाद फिर उसकी तरदीद नहीं आई। अब तरदीद आई है चीमा साहब की तरफ से, चीमा साहब ने तरदीद आई है ज़ाहिर चीमा साहब की तरफ से, मगर फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम है। और वो ज़ाहिर फवाद चौधरी के दावे को इस बात से सपोर्ट मिलती है कि मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म के सामने खड़े होकर कहा था कि हमारा जनाब से ताल्लुक़ बना है, वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो कह चुके हैं मोनिस इलाही। आपके हक में तो कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक इत्तेहादियों का, उन्हीं के हक में आया था मोनिस इलाही का। तो फिर चौधरियों ने ये बात की। तो मामला ये है कि जो देखें, जो तल्लक उनका जरदारी साहब से बना है, जो मौलाना फजल रहमान साहब जब गए उनसे बना है, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए जो उनसे बातें हुई हैं, वो भी तो उन्होंने निभाने के लिए की है ना। तो अब जब वक्त आएगा, जब जो है ये अदम एतमाद की तहरीक मूव होगी, तो उसके बाद फिर पता चल जाएगा। आखिर इनमें से एक तल्लक को ही निभाएंगे ना वो।
सबको तो नहीं निभाया जा सकता। मतलब मैं मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं ज़रा उनका मौक़िफ़ मालूम करूँ। फवाद चौधरी साहब, अब ज़ाहिर काफ़ली कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि साथ थे, हैं और रहेंगे। चीमा साहब कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, और वो ये भी तासुर दे रहे हैं कि किसी भी सिमत में इस वक्त जा सकती है काफ़ली, अदम एतमाद के हवाले से भी और हुकूमत के साथ भी रह सकती है। क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने बात की थी, नहीं की थी? देखिए, कल की मीटिंग में चीमा साहब तो मौजूद नहीं थे। मोहम्मद साहब ने यही बात जो है वो पब्लिकली भी की है, और यही बात जो शुजात साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने कल की है। अब जाहिर है कि जो भी हमारे साथ बात हुई है मैं तो वही बता सकता हूँ। अब अगर कोई और उन्होंने बात की है तो वो मुझे तो नहीं पता, वो तो वही बेहतर बता सकता है। अच्छा, ये बड़ा अहम है, और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मोहनिस इलाही ने बाकायदा तौर पर ये बात कही थी कि जनाब से हमारा ताल्लुक है वो निभाने के लिए बनाया है, मगर चीमा साहब कह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही कह रहे हैं, मीटिंग में नहीं थे। मगर आप कह रहे हैं आपने खुद ने सुनाया, आप मीटिंग में थे कि उन्होंने ये बात कही है कि थे, हैं और रहेंगे इत्यादि। तो कल मीटिंग में थे, जो गुफ्तगू हुई है मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो मेरे सामने बात हुई। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन अहम हैं। इस वक्त आप खतरा महसूस कर रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं? वो इसका इशारा दे रहे हैं कि तहरीक एतमाद अगले 2 से 3 दिन में आ सकती है। मौलाना साहब तो बचपन से यही बातें कर रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत आई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई महीना ऐसा गुजरा हो जिसमें ये मौलाना साहब ने या हमारे PMLN के दोस्तों ने या इन्होंने ये बातें ना की हों। और जब से ये लाहौर फैसलाबाद का थिएटर बंद हुआ है, इन बातों में ज्यादा तेजी आ गई। तो चौधरी साहब, आपको लग रहा है ये आएंगे नहीं तहरीक अदम एतमाद लेके, या ये नाकाम होंगे ले भी आए तो? देखिए नहीं, बात यह है कि लेके आने या आने में प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये क्या लेके, इनके पास तो अभी तो कोई इनके वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट कोई नहीं है, इनके पास बंदे ही कोई नहीं है। 8-8 घंटों के लिए इन्होंने वज़ारत की, इन्होंने तो मुल्क को एक मजाक समझा हुआ है। जिस तरीके से ये एक अपोजिशन चला रहे हैं उससे कई बेहतर तरीके से थिएटर चलता है। ये देखिए कि इनके पास पहले 8 घंटों के लिए वो कह रहे हैं जी हम असेंबली तोड़ देंगे, दूसरा कहता है नहीं हम 8 घंटे के लिए वज़ीर-ए-आज़म एक होगा, दूसरा होगा, और 4-4 घंटे बिलावल मरियम को दे देंगे। इस तरह मुल्क थोड़ा चलता है। जिस तरीके इन्होंने, एक तो ये मखौलिया अपोजिशन है, रोज एक बात कर देते हैं। अब जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, ये कह रहे हैं जी हमें सामने धरना दे दें या हम 50 लोग आके बैठ जाएं। एक अजीबो गरीब मजाका खेज किस्म की मैं समझता हूँ कि सारी की सारी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। एक कमेटी बनी पहले कि जी वो नून लीग से बात करेगी, फिर 2-3 और कमेटियां बन गई कि वो उनसे अपना जी लीगल कमेटी बन गई, वो तैयार करेगी। ये जिस तरीके से ये अभी बातें कर रहे हैं, सच्ची बात ये है कि मुझे तो इन तीनों में तेल नहीं लगता, लेकिन ले आएंगे तो देख लेंगे, कोई ऐसी बात। साहब, एक बात और मौलाना ने कही है कि एम्पायर इस वक्त बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहा है, हमने एम्पायर से कोई सपोर्ट नहीं लेनी, मगर हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने इनफरादी तौर पर रब्ता किया तो इदारे ने इसका नोटिस लिया। पहले ज़ाहिर आपने सुना होगा इल्ज़ाम लगाया था पेशावर के हवाले से, अब कह रहे हैं एक ज़ाती तौर पर रब्ता किया तो इदारे ने नोटिस लिया और बज़ाहिर न्यूट्रल है इस वक्त इदारा, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कोई इदारा न्यूट्रल नहीं होता, इदारे हुकूमत के साथ होते हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं ये तो शुरू से कर रहे हैं फौज के दरमियान तकसीम की, और ये जनरल आसिफ नवाज के दौर से नून लीग ने ये वतीरा पकड़ा है। और इनके लीडरों को इतनी कुट खाने के बाद भी ये बात समझ नहीं आ रही कि फौज के अंदर डिवीजन डालने की जो इनकी रवायत है वो ना पहले कामयाब हुई और ना ही एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इनके अकल का अंदाजा इससे अंदाजा लगाने, इतने इनके छोटे दिमाग हैं कि इनको अभी तक ये चीज बार बार समझाने के बावजूद समझ नहीं आ रही कि फौज के अंदर डिवीजन डालने की कोशिशें एक इंतहाई उसको नफरत की नजर से देखता है इदारा, और वो कभी कामयाब नहीं होते। चौधरी साहब, ये बताएगा कि खबर है कि आपने ये कहा है कि पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का हुकूमत ने फैसला किया है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा था सुबह चौधरी परवेज इलाही साहब का मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा था कि लोग मेरे पास आए हैं। मैंने उन्हें कहा जी आप सालसी कर लें, आप उनसे बात सुन लें, हमारी बात भी सुन लें, जैसे आप फिर आगे इसको लेके चलना चाहेंगे हम उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। ये चौधरी परवेज इलाही साहब के पास है, आप वो जैसे हमें उसको गाइड करेंगे उसके मुताबिक जो है वो मैं रिकमेंड कर। यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब अगर कहते हैं कि इसको विड्रॉ कर लें तो आप विड्रॉ कर लेंगे अगर उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुंचे? मैं अपनी यही रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को देता हूं। जो वो रिकमेंडेशन देंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि मैं मौजूद था, ये बातें भी की गई थी और आप लोग बातें कर रहे हैं, लाने का कोई चांस उन्हें लगता नहीं है, ले भी आएंगे तो कोई मसला नहीं। नहीं शाहजेब, ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। ये कॉन्फिडेंट वाली गुफ्तगू तो नहीं है, ये तो बड़ी बौखलाहट है। कभी वो थिएटर चला रहे हैं, कभी वो
हमारी मीटिंग्स के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, कभी वो हमारी कमेटीज़ के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जो मेरे सामने बात हुई थी मुझे तो सिर्फ उतना पता है। तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो क्यूली के सेक्रेटरी जनरल हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि अदम एतमाद से मुतल्लक उस मुलाकात में कोई बात नहीं हुई, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदम एतमाद से मुतल्लक अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, ये फ़ैसला भी हम करेंगे। तो उसके बाद भी अगर इनका ये हाल है और लेजिस्लेशन ये करवा रहे हैं सालसी के साथ, यानी ये इनका हाल है कि लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं होगा, वहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी, उसके ऊपर ये सालसी करेंगे, सालसी के साथ लेजिस्लेशन करेंगे। तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट चल सकती है? तो राजा फिर मुझे इनकी गवर्नमेंट जो है, ये शाहजेब आपके इल्म में है, ये इस साल का, ये पिछले साल का ये बजट पेश करने के लिए इनके पास नंबर नहीं थे। उस वक्त भी कोई 20-22 लोग जो है बजट के ऊपर वोट करने के लिए नहीं आ रहे थे, उनको जिस तरह से लाए थे, क्या फवाद चौधरी साहब को ये नहीं पता? तो राजा साहब मुझे फिर ये बताएं, अजलास जो है पार्लियामेंट का हुआ या कौमी असम्बली का, वहाँ पे अपने लोगों को लाने के लिए जो हरबे ये इस्तेमाल करते रहे हैं, वो हरबे अब इनके पास नहीं है। तो राजा साहब फिर मुझे ये वो ताकत इनके पास नहीं है अब। तो नहीं है, तो यानी फजल रहमान साहब ने दुरुस्त कहा है कि अंपायर जो है वो अब न्यूट्रल है। अंपायर न्यूट्रल है, से पूरा करेंगे। तो जब अंपायर न्यूट्रल है तो आप यही तो कहते थे कि अगर कोई मुदाखलत ना हुई तो हम कामयाब हो जाएंगे, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत चैलेंज कर रही है कि बंदे आपके पास हैं, अंपायर न्यूट्रल है तो लेके आए तरीका अदम एतमाद। तो बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे और वो कामयाब होगी। जो इस वक्त तक की हमारी प्रेपरेशन है उसके मुताबिक सवाल ही पैदा नहीं होता कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब ना हो। हाँ, इसमें ये किस किस्म की हरकतें करेंगे, इन्होंने जो है वो कौमी असम्बली का अजलास जो है वहाँ पे कोई मरम्मत का काम जो है वो शुरू करवा दिया है, वो देड़ पलट की हुई है। फिर उसके बाद ये अजलास बुलाने में क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले लाएं या पीएम के ख़िलाफ़, ये चीज़ें जो है ये सारी तो डिस्कशन है। बाकी जहाँ तक नंबर गेम का मामला है तो वो मैं जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है वो इनको भी पता है कि पूरा है, इनको खुद पता है कि इनके कितने लोग नाराज़ हैं, कितने लोग इनके साथ राब्ते में नहीं है। मगर साहब ये भी कहा मौलाना ने कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी ने इनफरादी तौर पर राब्ता किया तो इदारे ने इसका नोटिस लिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट किया था, तो क्या आपको कम्युनिकेट किया गया है कि इदारे ने नोटिस लिया? मौलाना को कैसे पता है कि नोटिस लिया? बहरहाल ये इस बारे में तो मौलाना ही इस बात को की वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इल्म में जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता हुआ है, जिन लोगों के साथ हमारा रब्ता हुआ है, उनमें से तो किसी बंदे ने हमें ये नहीं कहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का किसी तरफ से भी कोई दबाव है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया ना कि हालिया तकरूरी हुई है पेशावर में, वो वाली बात जो उन्होंने की, वहाँ से ये मामला तो आप लोगों ने उठाया था, मौलाना नहीं उठाया था। मौलाना तो कह रहे हैं कि किसी ने इनफरादी तौर पर रब्ता किया तो इदारे ने इसका नोटिस लिया। देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया है कि जिन लोगों से इन दिनों में हमारा रब्ता हुआ है उनमें से तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि उनके साथ किसी का भी रब्ता हुआ है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का रब्ता हुआ। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब ने हमसे कमिट किया था, हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो मीटिंग में नहीं थे, मैं मौजूद था, चौधरी बरादरान ने बात की थी। ब्रेक के बाद 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिनों में 2 अहम फैसले जारी किए हैं और इन फैसलों की तफसीलात ना सिर्फ आवाम के लिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है, बल्कि हुकूमत को भी इस हवाले से संजीदा इक़दामात उठाने होंगे। आज जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से 11 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया, जबकि कल जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया था और मुआशरे में 18 साल से कम उम्र बच्चों के शादी पर सख्त सवालात उठाते हुए उसे गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले से पहले आज जारी होने वाले जस्टिस आमिर फारूक के फैसले का जायजा लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने एक 16 साल लड़की की शादी और अगवा से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपने फैसले में करार दिया है कि एक सुई जुरिस मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, जबकि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक सुई जुरिस शख्स वो है जो अपनी जामे उम्र और सलाहियत तक पहुँच चुका हो, जबकि पाकिस्तान में किसी शख्स की पुख्तगी की उम्र 18 साल है। और इन कवानीन की रोशनी में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुताल्लिक पोजीशन उभरी है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक जो भी शख्स
16 साल से कम उम्र लड़की को निकाह में देगा तो वो जुर्म होगा और 18 साल की उम्र में लड़की बगैर वली के शादी कर सकती है, जबकि हनफी फिक़्ह के मुताबिक एक लड़की 17 साल की उम्र में निकाह में जा सकती है, जबकि डिंशा फरोंजी मुल्ला के मुताबिक लड़की 15 साल की उम्र में निकाह कर सकती है। जबकि एक पोजीशन ये है कि चाहे कोई भी केस हो किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको निकाह में जाने के लिए सिर्फ बलूगत की ज़रूरत नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की भी ज़रूरत है। और इस पस मंज़र में ये मुनासिब होगा कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे और इस हवाले से मौजूद तमाम बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए वफाकी शरीयत अदालत के फैसले के तनाजुर में कानून साजी करे। जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के मुताबिक अलबत्ता कुरान शरीफ में निकाह से मुताल्लिक उम्र की हद का हुक्म जारी नहीं किया गया और इस तरह जो उम्र का मयार है वो वाज़े नहीं है और रियासत पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस मामले में कानून साजी करे और एक उम्र की हद मुकर्रर करे, जैसा कि सिंध हुकूमत ने किया है। इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस बाबर सत्तार ने 15 साल लड़की के निकाह और इसकी तहवील से मुताल्लिक फैसला जारी किया, जिसका पस मंज़र ये था कि 15 साल लड़की अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी और लड़के के साथ रहना चाहती थी, मगर वालिदैन ने उसकी कम उम्री पर सवालात उठाते हुए लड़की को वालिदैन की तहवील में देने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़ात पर मबनी एक फैसला जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नादरा ने लड़की की उम्र की जो तस्दीक की है उसके मुताबिक लड़की 14 साल 2 महीने की थी जब उसे लड़के की जानिब से शादी करने के मकसद के लिए भागने की तरगीब दी गई। ये अदालत इस मामले को ज़रूर देखेगी कि जो लड़की इस वक्त दारुल अमान में है उसे उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए या लड़के की तहवील में दिया जाए, जिसका दावा है कि उसने लड़की के साथ शादी की है। और इन सवालात के साथ जो मामला अदालत के सामने आए हैं उनमें से कुछ अहम सवालात ये हैं, क्या कम उम्र लड़की एक दुरुस्त शादी का मुआहदा कर सकती है और क्या एक बालिग और बच्चे के दरमियान शादी हो सकती है, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी शामिल ही हो, तो क्या ये एक दुरुस्त शादी होगी? पाकिस्तान में बालिग होने की कानूनी उम्र क्या है और क्या एक कम उम्र शख्स के पास यह कानूनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस कानूनी उम्र से पहले शादी के बंधन में बंध जाए। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि कानून की बालादस्ती के तमाम फ्रेमवर्क्स में बालिग और बच्चों के इक़दामात से मुतालिक फ़र्क रखा गया है और इसकी वजह सादा है। बालिग इंसान से ये तवक्को की जाती है कि उसे अपने इक़दामात और नताइज का इल्म होगा, जबकि बच्चों से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो अपने इक़दामात के नताइज को समझते होंगे और उन्हें उनके इक़दामात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हर रियासत ने एक शख्स की उम्र का तयन किया है, जिसमें जब वो पहुँचेगा तो उसके इक़दामात को लेकर उससे एक खुद मुख्तार शख्स की हैसियत से निपटा जाएगा और ये वो उम्र होती है जिसमें उसके इक़दामात को दुरुस्त तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि उस शख्स में उस वक्त तक अपने इक़दामात के नताइज की समझ होती है। तो इसलिए हमारे सामने सवाल का एक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में उम्र की हद क्या है जिसमें उस शख्स के पास ये सलाहियत और इख्तियार होता है कि वो शादी के बंधन में बंध सके और समझ बूझ के साथ रजामंदी दे सके। इस बात को समझते हुए कि इस शादी के नताइज और इसकी जिम्मेदारियां क्या होगी, जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि एक कम उम्र शख्स की शादी के लिए रजामंदी देने से मुताल्लिक सवाल पर जो केस लॉ है वो मुख्तलिफ है और ये गुमान किया गया है कि कम उम्र शख्स की तरफ से शादी का हल्फ देने का मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है, ना कि उन कवानीन से रेगुलेट होता है जो कानून साजों ने मुल्क में नाफिज किए हैं। और इस मौजू पर रिसर्च से जो हवाले मिलते हैं वो डिंशा फरदोंजी मुल्ला की पर्सनल लॉ पर कमेंट्री है, जिसकी बुनियाद पर यह करार दिया गया है कि जब कोई बच्ची बलूगत को पहुँच चुकी हो तो वो शादी में जाने की सलाहियत रखती है। जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि डिंशा फरदोंजी मुल्ला एक मुसलमान आलिम नहीं थे जिन्हें इस्लामी अहकामात की तशरीह के लिए अहल दीनी माहिर की सनद दी जा सके। डिंशा फरदोंजी मुल्ला ज़ोरोएस्ट्रियन अकीदे के पैरोकार थे और एक कानूनी स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ समेत कानून के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसानीफ लिखी हैं और उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक तसानीफ किसी भी कानूनी स्कॉलर की कमेंट्री के तौर पर तो ली जा सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान काजी के तौर पर नहीं ली जा सकती जिसके पास इस्लामी कवानीन के बुनियादी ज़राए की तशरीह की महारत हो। इसलिए डिंशा मुल्ला की कमेंट्री को सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि यह तजवीज़ कि पाकिस्तान के शहरियों से मुताल्लिक शादी और तलाक से मुताल्लिक सवालात को मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट किया जाता है, ना कि कानून साजी के कवानीन से, यह गलत फहमी है और ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ को गलत पढ़ने से उभरा है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शादी और दीगर मामलात से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारोमदार उन शिकों से होगा जो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हैं। और वफाकी शरीयत अदालत ने 2020 में चाइल्ड एक्ट मैरिज के सेक्शन 4, 5 और 6 को इस्लामी उसूलों के खिलाफ करार देकर चैलेंज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस्लाम के काजियों में कम उम्र लड़की के निकाह के जायज़ या नाजायज़ होने पर इख्तलाफात हैं और ये रियासत के लिए गैर इस्लामी नहीं है कि वो इस हवाले से एक उम्र का तयन कर दे। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नतीजतन शादी से मुताल्लिक उम्र का तयन उन शिकों से होगा
जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में नाफिज हैं और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2006 को पाकिस्तान पीनल कोड की 375 और 376 की शिकों के साथ पढ़ा जाए तो वो ये बताती हैं कि 16 साल तक किसी भी बच्चे को किसी भी जिनसी ताल्लुक में जाने की इजाज़त नहीं, चाहे इस हवाले से बच्चे की रजामंदी ही क्यों ना शामिल हो। लेकिन अगर ये जिनसी ताल्लुक रखा गया तो वो रेप के मुतरादिफ होगा, जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट में बच्चे की तारीफ यह है कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और इस तारीफ के मुताबिक पार्लियामेंट ने वाज़ेह तौर पर बच्चों के हुकूक बताए हैं, जिसमें वो हुकूक भी शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स ने बताए हैं। इस बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, उसमें भी बच्चे की तारीफ यही की गई है कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र का हो, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में भी ये तारीफ मौजूद है कि कोई भी शख्स जो 18 साल की उम्र में ना पहुंचा हो वो बच्चा तस्वुर किया जाएगा। जिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा, ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पॉन्स एक्ट 2020 बना ही इसलिए था कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को अगवा और लापता होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि शादी के ताल्लुक में सिर्फ जायज़ जिनसी ताल्लुक रखना शामिल नहीं है, बल्कि शादी में जाने का मकसद एक ऐसे मुआहदे में दाखिल होना है जिसमें दो लोग एक ख़ानदान बनने के लिए रजामंद होते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए रजामंद होते हैं और फिर बच्चों की पैदाइश के लिए रजामंद होते हैं और उनकी देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जिनसी और जहनी आफियत के ज़िम्मेदार होते हैं। और ये बहस कि एक बच्ची जो बलूगत को पहुंच चुकी है तो वो कानूनी तौर पर सलाहियत भी रखती है कि एक शादी के मुआहदे में बंध जाए, इसकी कोई मंतक नहीं है। इसके अलावा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कोई भी तयशुदा उसूल नहीं है कि जो ये कहता हो कि सिर्फ बलूगत ही शादी के लिए किसी लड़की की सलाहियत का टेस्ट है। बलूगत में पहुंचने के सवाल का सिर्फ बच्ची की जिस्मानी नशोनुमा से लेना देना है। सिर्फ ये बात कि एक बच्ची की जिस्मानी और हयातियाती तौर पर इस हद तक नशोनुमा हो गई है कि वो जिनसी ताल्लुक बर्दाश्त कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास शादी करने की कानूनी सलाहियत मौजूद है और ये अकल मौजूद है कि वो शादी के नताइज पर गौर कर सके, यानी अपने बेहतर मुफादात में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिए उसके पास जहनी और नफ्सियाती पुख्तगी मौजूद हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बच्ची की बलूगत से मुतालिक बहुत सारी रिसर्च सामने आ चुकी है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 11 साल होती है वो भी बलूगत को पहुंच सकते हैं, जैसा कि बलूगत के वक्त का ताल्लुक जिस्मानी खुसूसियात से है, जिसमें कद, वज़न और ग़िज़ा और ज्योग्राफी का भी अमल दखल होता है। और अगर बलूगत ही एक काबिल अमल टेस्ट है तो क्या हम किसी 10 साल के बच्चे को शादी का मुआहदा करने देंगे और उसे जिनसी ताल्लुक रखने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बलूगत हासिल कर चुके हैं? जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि बलूगत को एक बच्ची के लिए शादी में जाने के लिए एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हर हालत में गैर यकीनी होगा। और पाकिस्तान का पीनल कोड 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी जिनसी कंडक्ट पर संगीन मुजरिमाना जिम्मेदारी आयद करता है और बच्ची की रजामंदी कोई बहाना नहीं है जब कंडक्ट रेप और जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आता हो। जिसके बाद जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि हमारा कानून उस शख्स को बच्चा तस्वुर करता है जो 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो। हम 18 साल से कम उम्र को शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं करते, उसे सफरी दस्तावेजात नहीं देते जिससे वो अपने सरपरस्त की रजामंदी के बगैर सफ़र नहीं कर सकता। हम लड़कियों को वोट देने के हक का इस्तेमाल भी नहीं करने देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचती। हम बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त भी नहीं देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँचते। हम बच्चों पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करते जब तक वो अपना ख्याल रखने के हवाले से 18 साल के नहीं हो जाते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके पास अपना ख्याल रखने की सलाहियत ही मौजूद नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसे ही बच्चे में वो सलाहियत मौजूद है कि वो शादी का मुआहदा कर ले और अपने शौहर या बीवी और बच्चों का जिम्मेदार हो और वो तमाम जिम्मेदारियां और बोझ उठाए जो शादी के ताल्लुक के साथ आते हैं। और हम ऐसे ही बच्चे को जिनसी ताल्लुक रखने के काबिल भी समझते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल भी समझते हैं और उसकी पैदाइश के बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने के भी काबिल समझते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है एक बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उससे शादी का मुआहदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे आज़ादाना तौर पर शादी के मुआहदे के लिए अपनी रजामंदी देने का अहल तस्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर उसमें बलूगत की जिस्मानी निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ क़वानीन को मद्देनज़र रखकर यह करार दिया जाता है कि एक बच्ची की कानूनी सलाहियत की उम्र उसकी हयातियाती उम्र है, ना कि उसकी ज़ाहिरी या हयातियाती नशोनुमा है। कोई भी शादी जिसमें से किसी भी फरीक की उम्र 18 साल से कम हो वह गैर कानूनी होगी और ऐसी शादियां ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर हो सकती हैं और ना ही कोई अदालत इसे कानूनी सहारा दे सकती है, क्योंकि ऐसा करने से कानूनी शिकों की खिलाफ वर्जी होगी जो बनाई ही बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 377 आर्टिकल 9
इस्लामाबाद प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए बच्चों के हुकूक को पढ़ा जाए तो वो ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से किसी बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुक़ नहीं रख सकता और ना ही उसे आमादा कर सकता है, शादी के लिबादे में भी नहीं। अगर ऐसा किया गया तो वो जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आएगा और ना ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो किसी भी जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से मुताल्लिक रजामंदी दे सकता है और ना ही उसके वालिदैन या सरपरस्त उसे जिनसी ताल्लुक़ के किसी मुआहदे में बांध सकते हैं। बच्चा कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है जिसे ऐसे किसी कंडक्ट के लिए अपनी मर्जी से ऐसे मुआहदे में डाल दिया जाए जिसकी रजामंदी वो खुद नहीं दे सकता, और वालिदैन भी बच्चे की तरफ से ऐसी कोई रजामंदी नहीं दे सकते जिसकी कानून में मुमानियत है, चाहे वो शादी का मुआहदा ही क्यों ना हो। जिसके बाद बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें एक 18 साल से कम उम्र बच्चा शामिल हो वो गैर कानूनी है, तो इस केस में लड़के और 15 साल लड़की के मुबैना निकाह नामे का जो सवाल है और जिसकी बुनियाद पर लड़की को लड़के के तहवील में देने की बात की गई है वो सवाल ही नहीं उठता। इन वजूहात को मद्देनजर रखकर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और पुलिस हुक्काम को हिदायत दी जाती है कि लड़की को दारुल अमान की तहवील से लेकर उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए और बच्ची के वालिदैन उसके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ और गैर वाज़ेह क़वानीन की शिकों पर पार्लियामेंट और काबीना की तवज्जो दिलाने के अहकाम भी जारी किए और वाज़ेह किया कि उनसे यह गलत तासुर मिलता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे मखसूस हालात में खुद सरपरस्त बनने के अहल होते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज़ बलोच को लापता हुए 23 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी बाजियाबी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है और उनके साथी तलबा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हफीज़ बलोच की बाजियाबी और बलोच तलबा और तालिबात की प्रोफाइलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक इस एहतजाज के दौरान पुलिस ने बाज़ मुजाहिरीन के मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए और उनके कैंप्स को जब्त कर लिया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने डी चौक का रुख किया तो उन पर लाठी चार्ज और तशद्दुद किया गया। इस वाक़े के दौरान कई मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए। कल के मुजाहरे के बाद एक हफ्ता पहले लापता होने वाले तालिब इल्म दिलीप बलोच तो बाजियाब हो गए हैं, मगर हफीज़ बलोच का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इन पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद और लाठीचार्ज पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। खुद वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शनी मज़ारी ने कल होने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि हमने बतौर पार्टी इस्लामाबाद में कई पुरअमन मुजाहरे किए और हमने अवाम के इस हक़ की भी हमेशा हिमायत की है। गुमशुदगियों और बलोच तालिब इल्मों की प्रोफाइलिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के दौरान गैर मुसल्लह नौजवानों पर इस्लामाबाद पुलिस का डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में लाठीचार्ज बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ारत इंसानी हुकूक को कई शिकायत मौसूल हुई हैं और हम पुलिस, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इस हवाले से रिपोर्ट तलब करेंगे। खुददार के रिहायशी मोहम्मद हफीज़ बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एम.फिल के तालिब इल्म हैं। हफीज़ बलोच के वालिदैन के मुताबिक वो जनवरी की छुट्टियों में खुददार आए थे, जहाँ वो एक तालीमी इदारे में बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। 8 फरवरी को हफीज़ बलोच बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जब 3 नकाब पोश मुसल्लह अफराद उन्हें क्लासरूम से उठा कर ले गए। हफीज़ बलोच की गुमशुदगी और ऐसे बढ़ते हुए केसेस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तशवीश का इज़हार किया है। 17 फरवरी को जारी होने वाले एक एलामिये में HRCP का कहना है कि हफीज़ बलोच खुददार से मुबैना तौर पर लापता हुए, जबकि रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है कि हफीज़ बलोच को उनके तलबा के सामने अगवा किया गया। इस अमल की सरासर ढिठाई मुजरिमों को दिए जाने वाले बढ़ते इस्तिस्ना को वाज़े करती है। हफीज़ बलोच को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और मुजरिमों की निशानदही की जाए और उनका एहतसाब किया जाए। एलामे के मुताबिक अफसोस के साथ हुकूमत का जबरी गुमशुदगियों को रोकने का वादा अधूरा होता नजर आ रहा है। मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए वज़ारत इंसानी हुकूक ने गुज़िश्ता साल एक बिल लाने का ऐलान किया था। ये बिल कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गया, लेकिन सेनेट से मंजूरी के वक्त वज़ीर इंसानी हुकूक की जानिब से ये शिकायत सामने आई कि गुमशुदगियों के खिलाफ आने वाला बिल खुद ही गुमशुदा हो गया। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हुकूमती कानून साजी के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस केस में अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि अगर आइन की पासदारी हो और हुकूमत के पास इसमें दर्ज हर लफ्ज़ को नाफिज करने की सलाहियत हो तो कोई भी शहरी कभी भी जबरी गुमशुदगी की शिकायत नहीं करेगा। जिन एजेंसियों पर मुबैना तौर पर शहरियों को उनकी आज़ादी से महरूम करने या मुआवनत करने का इल्ज़ाम है वो वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म के मातहत हैं। इसलिए इन एजेंसियों के एक्शंस की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है और उन्हें इस हवाले से जवाबदेही ठहराना चाहिए। अपोजिशन में इमरान खान जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ थे, एहतजाज के हक़ के हामी थे, मगर अब उनकी हुकूमत में ये सब हो रहा है।